नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम अधिवास भूगोल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक हमारा क्या है वो ग्रामीण अधिवास है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे पिछले वर्षों के प्रश्नोत्तर को, तो ये कि हर 1-2 साल छोड़ के आता ही आता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है आपका ये, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो इसमें मुख्य रूप से पूछा गया जाता है ग्रामीण अधिवास के जो प्रकार होते हैं, तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि ग्रामीण अधिवास होता क्या है, फिर हम क्या देखेंगे कि ग्रामीण अधिवास के प्रकार क्या होते हैं और उसमें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिवास का प्रकार है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ग्रामीण अधिवास देख लेते हैं। पहला क्या होता है, देखिए, सामान्यतः जो है गाँव में जनसंख्या आकार और जनसंख्या का घनत्व व मकानों की संख्या जो होती है वो नगरों की तुलना में क्या होती है, कम पाई जाती है। तथा प्राथमिक कार्यों की क्या होती है, यहाँ पे है प्रधानता होती है। प्राथमिक कार्य में क्या आएंगे, जैसे कृषि हो गया और कृषि से संबंध जो कार्य होते हैं वो कैसे कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य कहलाते हैं। फिर आगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है विश्व का लगभग 80% जनसंख्या भाग ग्रामीण थी, यानी कि जनसंख्या का जो विश्व की कुल जनसंख्या थी उसका 80% जो है वो गाँवों में रहता था। लेकिन 20वीं सदी तक की बात है ये, यानी कि उसके प्रारंभ की बात। लेकिन उसके बाद जो है समय के साथ क्या हुआ, तेजी से नगरीकरण का उद्भव हुआ, नगरीकरण का प्रभाव बढ़ा और जनसंख्या जो है तेजी से नगरीकृत नगरों की ओर प्रवास कर गई। ऐसे में क्या हो, वर्तमान में देखा जाए तो जो कुल जनसंख्या है उसका 51% यानी आधे से अधिक जनसंख्या जो है अब नगरों में रहती है विश्व की। फिर यह अनुपात वर्तमान में घटकर कितना हो गया, 49% हो गया। क्यों? क्योंकि 51% जो है पॉपुलेशन कहाँ रहने लगी, वो नगरों में रहने लगी। तो 49% कहाँ रहेगी, अब गाँवों में रहेगी। तो आप देख रहे होंगे क्या, गाँव से लोग जो है नगरों की ओर जा रहे हैं, जिससे क्या है नगरों में जो है पॉपुलेशन का क्षेत्र, जनसंख्या का जो है वितरण बढ़ा है। फिर आगे देखते हैं, किंतु मानसूनी एशिया, जहाँ पे मानसून आता है, जैसे भारत में हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये मानसून एशिया कहलाता है। अफ्रीका हो गया तथा दक्षिणी यूरोप में जो है अनेक देशों में अब भी जो है 65% जनसंख्या जो है कहाँ रहती है, गाँवों में रहती है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में वो निवास करती है। भारत भी प्रधानता एक क्या है, ग्रामीण देश है, जिसमें 2011 में जनगणना की जो जनगणना आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है 68% जनसंख्या जो है वो कैसी है, ग्रामीण जनसंख्या है। तो आपने यहाँ पे देख लिया ग्रामीण जनसंख्या को भारत में जो है लगभग 68% जो जनसंख्या वो गाँवों में निवास करती है। ये तो रही, हमने बात कर ली किसकी, ग्रामीण अधिवास की। अब हम देखें ग्रामीण अधिवास होते हैं उनके प्रकार की बात कर लेते हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो किसी प्रदेश विशेष में ग्रामीण अधिवासों में ऐसी सुस्पष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके परिणाम स्वरूप वह अन्य प्रदेशों के ग्रामीण अधिवासों से क्या भिन्न लगते हैं, यानी कि अलग लगते हैं। यानी हैं तो सारे गांव ही, सारे ग्रामीण अधिवास सारे हैं गांव में जो बसे हुए हैं, लेकिन एक अधिवास जो होता है वो दूसरे ग्रामीण अधिवास से क्या होता है, भिन्न लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ अपनी स्पष्ट जो विशेषताएं होती हैं, सुस्पष्ट जो दिखाई देती हैं। इन विशेषताओं के विकास में ये विशेषताएं जो होती हैं ग्रामीण अधिवासों की, तो उनके विकास में जो हैं बहुत सारे कारक होते हैं जो उनका योगदान होता है। पहला कारक कौन सा हो गया, भौतिक कारक हो गया। दूसरा सामाजिक कारक हो गया। तीसरा सांस्कृतिक हो गया। चौथा आर्थिक कारक। तो ये कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण अधिवासों को विभाजित करने के लिए विभिन्न आधार लिए गए हैं। जैसे पहला कौन सा आधार दिया गया है, समय के अनुसार। तो समय के अनुसार ग्रामीण अधिवास जो होते हैं कौन कितने प्रकार से हो सकते हैं, पहला हो सकता है प्रागैतिहासिक, दूसरा प्राचीन, तीसरा मध्यकालीन और चौथा क्या हो गया, आधुनिक। तो ये समय के अनुसार जो है हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकार को देख लिया, यानी कि उनको विभाजित कर लिया। अगला हम देख सकते हैं बसाव स्थान तथा स्थिति के आधार पर। तो बसाव स्थान तथा स्थिति के आधार पर किस तरह से देखेंगे, जैसे नदी के किनारे है, तालाब के किनारे है, तो वही लिखा हुआ नदी के किनारे हैं।
तालाब के किनारे हैं, समुद्र तट के किनारे हैं, ऊंचे टीले पर हैं, पर्वतों के ढाल पर आदि। तो इन आधारों पर भी हम जो है ग्रामीण अधिवासों को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। अगला क्या है, कार्यिक विशेषता के आधार पर, यानी कि कौन सा ग्रामीण अधिवास क्या कर रहा है। जैसे कृषि ग्राम हो सकता है, मत्स्य ग्राम हो सकता है, ऐसे खनन गांव हो सकता है, पशुपालन ग्राम आदि। अगला देखा कार्यों के स्तर, तो यानी कार्य किस लेवल का हो रहा है, यानी कि वहाँ पे बड़ा गांव है, ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, कार्यों की संख्या क्या है। तो इसके आधार पर तो वही लिखा हुआ है, कार्यों के स्तर एवं संख्या के आधार पर। जैसे पहला है आश्रित गांव है, दूसरा क्या है केंद्रित गांव है, तीसरा क्या है बाजार गांव है, चौथा क्या है ग्रामीण सेवा केंद्र है। तो इसके आधार पर भी हम जो है ग्रामीण अधिवास को बांट सकते हैं अलग अलग भागों में। तो ये प्रकार हो गया। अगला हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर क्या हो सकता है, यानी कि कम जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसके लिए क्या कहें, 200 से कम जनसंख्या, फिर 200 से लेकर के 499 तक की जनसंख्या वाले गांव, 500 से लेकर के 999 तक के वाले गांव, 1000 से लेकर के 1999 तक के, 2000 से लेकर के 4999 हो गया, 5000 से लेकर के 9999 हो गया, या फिर 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव। यहाँ पर जो एक फैक्ट याद कर लीजिए, पीटी में भी आपको महत्वपूर्ण रहेगा ये, कि जो अधिक जनसंख्या वाले गांव हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो केरल में सबसे अधिक पाए जाते हैं। यानी कि वहाँ के गांव हैं वो कैसे हैं, घने बसे हुए हैं, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वहाँ पे। यानी कि 5000 से लेकर के 9999 तक की रेंज वाले जो गांव हैं वो कहाँ में इस तरह के अधिवास मिलेंगे आपको, केरल में मिलेंगे। फिर अगला क्या है, अगला प्रकार कौन सा हो सकता है, किस आधार पर हम बांट सकते हैं, बसाव की जो बसावट है यानी गांव की, वहाँ की सघनता एवं प्रकीर्णन के आधार पर, यानी कि वहाँ पे कितना घना बसा हुआ है इस आधार पर। अब ये जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बसाव की सघनता एवं प्रकीर्णन के आधार पर जो है ग्रामीण अधिवास को, ग्रामीण अधिवास के प्रकार कितने होते हैं, या फिर इस तरह से स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है। आप पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे, वहाँ पर आपको ये अक्सर दिख जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रामीण अधिवास वाले टॉपिक का ये क्वेश्चन। तो इसको अपना अच्छे से याद कर लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जाम हॉल के अंदर जो है लिख सकें। और लिखने की प्रैक्टिस ऐसे करिए, जितने शब्दों में आपको लिखना है उतने शब्दों में इस पूरे क्वेश्चन को समेटना भी आना चाहिए। यानी कि जब बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको एक्सपेंड कर दो, जो छोटा क्वेश्चन आए तो उसको समराइज कर दो। तो ये कला आपके अंदर आनी चाहिए। ये कब आएगा, ये लेखन शैली जो होती है बार बार लिखने से, प्रैक्टिस करने से ही आएगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो यही लिखा हुआ है, इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो बसावट की सघनता के आधार पर जो है ग्रामीण अधिवास 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा हो सकता है, सघन ग्रामीण अधिवास। नाम से स्पष्ट है कि गांव जो होगा उसमें जो मकान बने होंगे वो कैसे होंगे, पास पास बने होंगे। फिर दूसरा क्या है, अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास। तो नाम से स्पष्ट हो गया, थोड़ा कम सघन होगा, यानी थोड़ा दूर दूर मकान बने होंगे। फिर क्या है, पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। फिर चौथा क्या है, प्रकीर्णन ग्रामीण अधिवास। तो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स, यानी कि एक मकान यहाँ पर, एक मकान यहाँ पर, एक मकान यहाँ पर, एक मकान यहाँ पर, एक यहाँ, यानी फैलाए हुए, यानी दूर दूर हैं सारे गाँव। गाँव के मकान हैं जो ग्रामीण, ग्रामीण अधिवास। अधिवास का मतलब मकान जो होता है जहाँ पर रहता है व्यक्ति। अब देखिए पहला हम बारी बारी से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला कौन सा है, सघन ग्रामीण अधिवास। तो बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, समझते हुए चलिएगा, समझने का ही सारा खेल है। सघन ग्रामीण अधिवास क्या है, एकल केंद्रीकृत होता है, यानी कि केंद्र एक होता है। एक क्या होता है, केंद्र होता है उसमें। इसके अंतर्गत मकान या झोपड़ियाँ एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे हुए एक ही सम स्थिति पर बसे होते हैं। यानी कि एक चबूतरा हो गया, यानी एक स्थिति पर बसा होता है। इस बसाव के चारों तरफ क्या होता है, खेत मिलेंगे, खलिहान मिलेंगे, बागीचे मिलेंगे व पशुशाला स्थित होते हैं। तो अगर जो लोग गांव में रह रहे हैं वो अपने गांव से इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि उनका गांव जो है वो कैसा है, सघन ग्रामीण अधिवास है कि अर्ध सघन है, कि पूर्वायुक्त है या फिर प्रकीर्णन युक्त है। तो जो लोग रह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अगर हैं तो आप इसको तुलना कर सकते हैं। आकार के आधार पर यह
अधिवास जो होता है पूर्वा, ग्राम या ग्रामीण हाट कहलाते हैं। यानी कि बड़ा होगा तो ग्रामीण हाट कहलाएगा, उससे छोटा होगा ग्राम कहलाएगा, और उससे छोटा होगा तो पूर्वा कहलाएगा। फिर सघन ग्रामीण अधिवास जो होते हैं प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के कारकों का क्या होता है, समेकित यानी कि इंटीग्रेटेड प्रतिफल होता है। विस्तृत प्राकृतिक समतल उपजाऊ मैदान, यानी जो यहाँ बहुत उपजाऊ मैदान फैले हुए हैं वृहत, वहाँ पर जल उपलब्धता, जहाँ पानी की उपलब्धता है बहुत अच्छे से, तथा उपयुक्त जलवायु दशाएं, यानी जहाँ पर जलवायु दशाएं अच्छे हैं मानव निवास के लिए। इस प्रकार के अर्थात सघन ग्रामीण अधिवासों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि तो हमको पता चल गया कि सघन ग्रामीण अधिवास कहाँ मिलेंगे हमको, जहाँ पर समतल मैदान उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। दूसरी क्या खास बात होनी चाहिए, पानी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि पानी तो मानव के लिए बहुत जरूरी है ना। पानी होगा तो मानव उसको पीने के उपयोग में लाएगा, अपने कार्य को करने में इस्तेमाल करेगा, कृषि में इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार उपयुक्त जलवायु दशाएं भी होनी चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ऐसी दशाएं होंगी तो मानव वहाँ पे कम होंगे, वहाँ पे मानव के अनुकूल नहीं होंगे। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, मानव के अनुकूल होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा ठंडी हो, ना ज़्यादा शुष्कता हो, तो ऐसी दशाएं होनी चाहिए। फिर सुरक्षा एवं सामूहिक श्रम की आवश्यकता। तो सुरक्षा के लिए क्या करते हैं लोग, आपस में समूह बना के रहते हैं। आपको पता होगा गांव में क्या होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वहाँ पे पुलिस वुलिस की तो व्यवस्था इतनी होती नहीं है, तो आप गांव वाले मिल करके ही क्या करते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था बनाते हैं। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो वह सांस्कृतिक कारकों में क्या होता है कि सांस्कृतिक कारकों में मेले वेले होते हैं, त्योहार होता है, तो उनको जो है समूह में मनाया जाता है। इसके लिए क्या है, समूह में लोग रहते हैं। तो यही भी लिखा हुआ है कि सुरक्षा व सामूहिक श्रम की आवश्यकता व सांस्कृतिक कारकों की प्रबलता के कारण भी समूहन की प्रवृत्ति को क्या होता है, बल मिलता है। तो इसीलिए क्या है, ये कौन सा होगा, सघन ग्रामीण अधिवास का निर्माण हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि सघन ग्रामीण अधिवास जो है कैसे बना है। चलिए आगे देख लेते हैं कैसे लिखना है। संसार में अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे सघन ग्रामीण अधिवास पाते हैं। मतलब हम अब वितरण देखते हैं, वितरण को देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो है इस तरह के ग्रामीण अधिवासों का संकेंद्रण या फिर वितरण पाया जाता है। तो संसार में सघन ग्रामीण अधिवासों का संकेंद्रण कहाँ मिलेगा, मानसून एशिया में पाया जाता है। सघन अधिवास चाइना हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया इत्यादि में। तो यहाँ के क्षेत्रों में जो है सघन अधिवास जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया विश्व का जो वितरण है, वहाँ पे देख लिया। आगे देख लेते हैं जो चीन में जो है संयुक्त परिवार की जो प्रथा एवं साम्यवादी शासन के अंतर्गत क्या है, सामुदायिक कृषि के प्रचलन में सघन ग्रामीण अधिवासों को विकसित किया है। तो चीन में जो सघन ग्रामीण अधिवास जो विकसित हुए हैं, विकास हुआ है, तो उसका कारण क्या है, एक तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली की जो प्रथा चली आ रही है उसकी वजह से, तो लोग पास पास रहते हैं, सब एक पास मकान बना के रहते हैं। दूसरा क्या है, साम्यवादी शासन है, तो वहाँ पे जो जमीन है वो क्या है, सारी गवर्नमेंट की होती है। वहाँ पे क्या होती है, व्यक्तिगत खेती ना करके वहाँ पे सामुदायिक खेती करता है, यानी कि लोग समूह में मिल करके जो है खेती करते हैं बड़े बड़े खेतों में। फिर अतीत में सुरक्षा की भावना ने भी जो सघनता को यहाँ बढ़ावा दिया था इन चाइना में, तथा अनेक गांवों के क्या है, चतुर्दिक मिट्टी की दीवार का सुरक्षा घेरा बनाया जाना इसका क्या है, प्रमुख प्रमाण है। तो वहाँ पे जो है क्या, मिट्टी की दीवार बनाए जाते थे। आप पुरानी मूवी देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि गांव को जो है गांव की क्या कहते थे, किलेबंदी की जाती थी। तो आसपास जो है मिट्टी की दीवार या फिर अन्य चीज़ों की लकड़ी की दीवार बनाई जाती थी, ताकि किसी के आक्रमण से बचा जा सके। फिर देख लेते हैं जापान की बात कर लेते हैं। चाइना के पास ही जापान है। तो जापान की जो 16% जनसंख्या ग्रामीण है, जो मुख्यतः सघन ग्रामीण अधिवासों में केंद्रित है, विशेषकर समुद्री मैदानी भागों में, जहाँ पर चावल हो गया, मत्स्य हो गया व रेशम कीट पालन आर्थिक क्रियाओं का प्रभुत्व पाया जाता है। अफ्रीका में जो है मिस्र हो गया, सूडान में नील नदी घाटी क्षेत्र में सघन ग्रामीण अधिवासों की प्रधानता पाई जाती है। तो हमने देखा था कि जहाँ पे मैदान होंगे वहाँ पे सघन अधिवास पाए जाएंगे, वहाँ पे पानी भी होना चाहिए, तो पानी होना चाहिए, और साथ में क्या, वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उर्वरक होनी चाहिए।
तो ये सारी जो मौसम कैसा होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए मानव के, तो इस तरह की दशाएं जहाँ जहाँ पाई जाएंगी वहाँ पे इस तरह के अधिवासों का विकास हो जाता है। अब भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में जो है हम देख लेते हैं, तो भारत में उपजाऊ समतल मैदान में जहाँ यानी कि जो भारत में उत्तर का जो मैदान है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरह के अधिवास पाए जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, भारत में उपजाऊ समतल मैदान में सुरक्षा की आवश्यकता, कृषि कार्यों के लिए संगठन व सहयोग तथा जातीय संबद्धता सघन अधिवासों के विकास के प्रमुख कारक हैं। यानी इन कारकों की वजह से जो है सघन अधिवासों का विकास हुआ है। भारत के वृहत उत्तरी मैदान में पश्चिम से में पंजाब से पूर्व में असम तक घाटी तक जो है सघन अधिवासों की क्या है प्रधानता पाई जाती है। यानी कि पंजाब हो गया, पंजाब से लेकर असम की जो ब्रह्मपुत्रा की घाटी वहाँ तक जो मैदान फैले हुए हैं, तो वो जो क्षेत्र जो हैं वहाँ पे इस तरह के अधिवास मिलेंगे आपको। इसके अतिरिक्त बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार हो गया, कर्नाटक के मैदानी भाग और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, महानदी घाटी हो गई, कावेरी घाटी हो गई तथा वैगई घाटी क्षेत्रों में भी सघन ग्रामीण अधिवासों की अधिकता पाई जाती है। जहाँ पे यानी कि आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, जहाँ पे मानव के अनुकूल जो हैं दशाएं हैं उपलब्ध हैं, वहाँ मिट्टी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, इस तरह की अच्छी जलवायु दशाएं होती हैं, वहीं पर ही जो इस तरह के ग्रामीण अधिवासियों का विकास हो पाता है। फिर पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल के सागर तटीय मैदान, यानी जो सागरों के साथ साथ जो तटीय मैदान हैं में भी कृषकों व मछुआरों के छोटे छोटे सघन ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है छोटे मिलेंगे, लेकिन सघन ग्रामीण अधिवास मिलेंगे वहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे जो है इस तरह के अधिवास मिलेंगे। अब दूसरा इसका भाग क्या है, दूसरा है अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास। अब हम देखेंगे अर्ध सघन। तो अर्ध सघन में क्या होता है, यहाँ जब गांव के मूल केंद्र पर, यहाँ पे सेंटर गांव है, ये कोई गांव का एरिया है, तो यहाँ पे मूल केंद्र होगा, इसके अतिरिक्त गांव की सीमा के भीतर भी जो है अन्य जो है गाँव मकान मिलेंगे, यानी अधिवासों के अधिवास यहाँ पे मिलते हैं। इनको बोलते हैं पूर्वे, यानी ये 3 4 5 6 मकानों के समूह होते हैं ऐसे ऐसे, तो इनको बोलते हैं पूर्वे। तो जब गांव के मूल केंद्र पर बसे प्रमुख अधिवास के अतिरिक्त गांव की सीमा के अंतर्गत कुछ कुछ दूरी पर एक या एक से अधिक पूर्वे बसे होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास कहलाता है। तो पूर्वे समझ गए होंगे, पूर्वे क्या होता है, कुछ मकानों के समूह होते हैं वो। फिर क्या लिखा हुआ है आगे, उत्तरी भारत में मुख्य गांव को खास बोलते हैं, यानी कि उनका नाम दे रखा है, बुजुर्ग बोलते हैं कलाम आदि नामों से, तथा पूर्वों को क्या किस नाम से जानते हैं, नगला हो गया, पुर हो गया, खुर्द हो गया इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो ये वहाँ के स्थानीय नाम हैं, इन नामों के साथ जाना जाता है। अब देख लेते हैं जाति के आधार पर, जैसे जो पूर्वे होते हैं, जैसे आपका गांव का एरिया हो गया, मान लीजिए यहाँ पर केंद्र हो गया, और यहाँ पे जो पूर्वे हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, जो गांव के केंद्र में होंगे वो कौन लोग रहेंगे, जो ऊंची यहाँ पे सांस्कृतिक प्रभाव रहता है, तो यहाँ पे जो है वर्चस्वशाली व्यक्ति रहते हैं, यानी जो गांव के जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो रहते हैं, और जो पूर्वे वगैरह होते हैं उनमें जो होते हैं जो सापेक्षता जो नीची जाति के लोग होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। जैसे और इन पूर्वों का नाम भी जो है इनकी जाति विशेष के आधार पर ही जैसे रख देता है, जैसे मान लो कुर्मी इसमें रहते हैं तो कुर्मियाना बोलेंगे, और चमार लोग रहते हैं तो चमरोटी बोल देंगे, यादव लोग यानी अहिर लोग रहते हैं तो अहिराना बोल देते हैं, तो उन्हीं के नाम पे इनका नामकरण हो जाता है। तो ये जातिगत व्यवस्था के आधार पे होता है, तो सांस्कृतिक कारक की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जाति के आधार पर भी इन पूर्वों का नाम दिए जाते हैं यदि इनमें बसाव एक जाति विशेष का हुआ हो, जैसे कुर्मियाना, ठकुराना, चमरौटी, अहिराना आदि। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है कि अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास का विकास क्या होता है, कैसे होता है, ये मुख्यतः समाजोन्मुखी यानी कि समाज के उन्मुख, समाजोन्मुखी तथा समाजोभिमुखी यानी कि उसके अगेंस्ट
कि अन्योन्य क्रिया का प्रतिफल माना जाता है। तो अपने अगर एग्जाम में अगर ये लाइन लिखेंगे तो टीचर पे अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको अच्छे नंबर भी देगा वो। तो ये लाइन आप जरूर लिखिए कि अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास का विकास होता है, उसके कारक क्या हैं। तो समाजोन्मुखी तथा समाजोभिमुखी की अन्योन्य क्रिया का प्रतिफल माना जाता है। तो ये लाइन जरूर लिखेंगे आप। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में भी आप इस लाइन को वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर भारत में यजमानी प्रथा के अंतर्गत जो भूमिधर जाति यानी जिनके पास जो उच्च जातियां होती हैं, जिनके पास खेती होती है, भूमि होती है, जिनका उनका अधिकार होता है, एवं सेवक जातियां जो होती हैं उनकी जो सेवा करती हैं उनकी, एक दूसरे पर क्या है आश्रित हैं, किंतु जाति प्रथा में शुद्ध और अशुद्ध पदानुक्रम तथा भेदभाव की प्रवृत्ति होने से उनके मध्य क्या है दूरी रखने के लिए बल मिलता है। तो आपने देखा होगा जो निम्न जाति के लोग हों उनसे जो उच्च जाति के लोग दूरी बना के रखते हैं। तो यही एक वजह है कि इस तरह के ग्रामीण अधिवासों का निर्माण होता है। इस प्रकार जो है सामाजिक आर्थिक निर्भरता एवं सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव, तो एक तो उनकी एक दूसरे पर निर्भर भी हैं वो, लेकिन समाज की वजह से आर्थिक रूप से निर्भर है वो, सामाजिक आर्थिक रूप से, और लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अलगाव है। तो दो तरह के बल कार्य कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव जो है वो दो तरह के जो बल ये कार्य कर रहे हैं, एक साथ कार्य करने से यह अर्ध सघन ग्रामीण आदिवासियों का निर्माण हो जाता है। यानी कि गांव है तो ये यहाँ पर केंद्र है, तो यहाँ पे कुछ दूरी पे इनके मकान हो जाएंगे। ये नहीं है कि ये गांव छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है और ये लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन क्या है इनके बीच में दूरी भी रखते हैं ये लोग, क्योंकि उनका मानना रहता है कि निम्न जाति से उनको दूरी बना के रखनी चाहिए। ये किस वजह से होता है ऐसा है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो आज चले आ रहे हैं भारत में, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है ये। तो आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह के फिर बसावट का निर्माण हो जाता है। आगे देख लेते हैं, मुख्य केंद्रों पर सामान्यतः प्रधान जातियों का क्या रहेगा, बसाव रहेगा। क्योंकि वो देखो गांव का मुख्य एरिया कौन सा होगा, जो सबसे अच्छा एरिया होगा, ऊंचे स्थान पे होगा, कभी बाढ़ नहीं आएगी वहाँ पे, वहाँ की मिट्टी भी अच्छी होगी, और मतलब वो एरिया ऐसा होना चाहिए जो मानव के सबसे अनुकूल होगा। तो वहाँ पे कौन रहेगा, जाहिर सी बात है वहाँ के जो उच्च जाति के लोग होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे, वही लोग रहेंगे। फिर वह सेवक जातियों को पूर्वों के रूप में एक ही राजस्व ग्राम में के रूप में विकसित हो जाता है। इसके अलावा जो है जनसंख्या वृद्धि का दबाव भी, मुख्य केंद्र पर स्थानाभाव इत्यादि कारक भी जो है विकेंद्रीकरण को बल प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, मान लो जगह यहाँ के सीमित है इस एरिया में, तो यहाँ से जो समय के साथ क्या होता है परिवार बड़ा होता है, तो समय के साथ परिवार बड़ा होने पर क्या करते हैं वो अन्य भागों पर भी जो है मकान बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अपने आवास का निर्माण करते हैं। इससे भी जो है इस तरह के गाँवों का निर्माण होता है, यानी अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास को बल मिलता है। तो ये हमने देख लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है विकेंद्रीकृत प्रभाव में। अब जो विकेंद्रीकरण हो रहा है यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो विकेंद्रीकृत प्रभाव में सघन अधिवास जो होता है वो अर्ध सघन अधिवास में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। फिर एशिया तथा अफ्रीका के जो अधिकतर देशों में देखने को मिलता है। यानी इस तरह के जो यानी कि पहले मान लो ये कोई गांव है, ये तो पहले तो ये इस तरह का गांव था, सारे लोग यहीं पर बसे हुए थे। लेकिन क्या है समय के साथ क्या है विकेंद्रीकरण बल लग रहा है, यानी कि यहाँ पे जगह की दिक्कत है, तो लोग यहाँ से हट करके कुछ दूरी पर जा करके मकानों को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले क्या था, ये सघन जो ग्रामीण अधिवास था, और अब ये क्या हो गया, ये अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास बन गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ विकेंद्रीकृत प्रभाव में सघन अधिवास अर्ध सघन अधिवास में रूपांतरण एशिया तथा अफ्रीका के अधिकतर देशों में देखने को मिलता है। यानी इस तरह के जो अधिवास होते हैं कहाँ मिलेंगे आपको, एशिया और अफ्रीका के देशों में देखने को मिलते हैं। अगला क्या है, भारत में जो देखा है गंगा यमुना दोआब हो गया के निचले क्षेत्र, इलाहाबाद के पूर्व का क्षेत्र, गंगा के दक्षिण क्षेत्र में देखा जाता है। यानी इस तरह के मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद हो गया, राजपुर हो गया में अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। रांची के पठार, हजारीबाग का उत्तरी पठार में भी अर्ध सघन
ग्रामीण अधिवासों की प्रधानता पाई जाती है। तो अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल आप देंगे तो वितरण को कि कहाँ पे इस तरह के अधिवास पाए जा रहे हैं भारत में, तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। आगे देख लेते हैं अगला क्या है। तीसरा प्रकार जो आ गया है वो क्या है, पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। तो अर्धसघन के बाद क्या आएगा, पूर्वायुक्त। तो अब पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवासों में जो क्या है, राजस्व ग्राम की सीमा में, यानी कोई राजस्व ग्राम है ये, तो उसकी सीमा में गृह समूहों का अपेक्षाकृत अधिक बिखराव पाया जाता है। यानी कि कहीं कोई एक केंद्र नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ मकान बने होंगे, कुछ मकान यहाँ बने होंगे, कुछ मकान यहाँ बने होंगे, कुछ मकान यहाँ बने होंगे, कुछ मकान यहाँ, तो कोई केंद्र नहीं होता इसमें। तो यही है, इसमें केंद्र नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ, इस प्रकार के बसाव में गांव का कोई मूलभूत केंद्र नहीं होता है, जब बल्कि अनेक छोटे छोटे पूर्वे के मिलने से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि ये सारे क्या है, पूर्वे हैं। तो अनेक छोटे छोटे पूर्वे मिल करके इस तरह का जो है पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सामान्यतः जो है इन गांवों में पूर्वों की संख्या क्या होती है, 5 होती है, किंतु कहीं कहीं पर इनकी संख्या 40 से 50 भी होती है। यानी कि ये फिक्स नहीं है कुछ। इन अधिवासों में जो है बिखराव के बावजूद भी सामुदायिक जीवन में मेल मिलाप व परस्पर सहयोग की क्या होती, भावना पाई जाती है। यानी कि हैं तो दूर दूर, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक मेल मिलाप इनमें बना रहता है, एक दूसरे में सहयोग की भावना रहती है। इसी के लिए जैसे खेती के कार्य हो गया, सामाजिक उत्सव हो गया, व त्यौहार हो गए इत्यादि में क्या है, सहयोग की भावना देखने को मिलती है। इस प्रकार के अधिवासों का विकास जो है सघनता एवं प्रकीर्णन बल के समान रूप से प्रभावी होने से होता है। यानी जितना सघनता का बल लग रहा उतना ही प्रकीर्णन का बल, यानी दोनों फोर्स बराबर हैं, तब इस तरह के जो है गांवों का विकास होता है, यानी इस तरह के अधिवासों का विकास होता है। आगे देख लेते हैं, भारत में गंगा घाघरा अब कहाँ पे मिल रहे हैं। तो भारत में गंगा घाघरा दोआब जो है, गंगा नदी और घाघरा नदी के जो दोआब का क्षेत्र है के मध्यवर्ती एवं पूर्वी भागों में, जहाँ कम उपजाऊ भूमि है तथा भौम जल स्तर क्या है, अपेक्षाकृत ऊंचा है, यानी कि पानी काफी गहराई में मिलेगा आपको, वहां पर क्या है, पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। फिर विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में मुख्यतः कैमूर उच्च भूमि क्षेत्र हो गया, जहां बलुआ पत्थर की क्या है, वहां पे प्रधानता है। इस प्रकार के अधिवास देखे जाते हैं, यानी यहाँ पर भी आपको मिलेंगे विंध्याचल के क्षेत्र में, कैमूर का एरिया जो हो गया। फिर देख लेते हैं असम की जो ब्रह्मपुत्रा घाटी है, वहां पे अत्यधिक वर्षण के व बाढ़ क्षेत्र में ऐसे अधिवास विकसित हुए हैं। तो आप देख रहे हैं जहां पर रहने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, दुर्लभ है, यानी कठिन है, वहां पर ही इस तरह के अधिवासों का विकास हो रहा है। फिर छोटा नागपुर पठार की बात कर लेते हैं। छोटा नागपुर पठार के कोल्हन उच्च क्षेत्र, क्षेत्र का नाम है रांची पठारी के, रांची का पठार है, वहाँ के पूर्वी तथा पश्चिमी व दक्षिणी पठार में। फिर उत्तरी कोयल बेसिन जो है, हजारीबाग पठार का दक्षिणी भाग, राजमहल पर्वतीय भाग में पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवासों की प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ के हमने कुछ वितरण को दिखा दिया कि भारत में इस तरह के जो हैं कहाँ कहाँ पे अधिवास मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा जहाँ जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वो मानव के अनुकूल ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे क्या है, घने वन हैं, कहीं पर चट्टानी मिट्टी है, पठार है, विंध्याचल का क्षेत्र जैसे हो गया, कहीं पर ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में जो है ऐसे मकानों या फिर ऐसे अधिवास मिलते हैं। अगला हम देख लेते हैं, जो चौथा और आखिरी है, देख लेते हैं क्या है वो, प्रकीर्णन ग्रामीण अधिवास। तो हमने आपको देखा था, इसमें क्या होगा, बहुत दूर दूर होंगे और एक एक या दो दो मकान होंगे केवल। वहाँ पे तो पूर्वा थे, पूर्वा से भी कम मकान होते हैं यहाँ पर हैं। तो ऐसे अधिवास सामान्यतः एक झोपड़ी से लेकर के या फिर एक परिवार के आवास घर एवं पशुशाला हो गया, खेत खलियान इत्यादि संबद्ध इकाइयों में शामिल किया जाता है। इस प्रकार के जो अधिवास में मकान एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं व उनके मध्य खेत खलिहान, बंजर भूमि, बगीचा या फिर गैर आवासीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। यानी कि जैसे कोई गांव है, ये अगर मान लो तो एक मकान यहाँ मिलेगा, एक या दो मकान यहाँ होंगे, फिर एक या मकान यहाँ पर होगा, मतलब दूर दूर होंगे। अब इनके बीच में क्या होगा, खेत खलिहान या फिर कोई अन्य गैर आवासीय क्षेत्र, यानी जहाँ पे मकान नहीं, गैर आवासीय क्षेत्र का मतलब हो गया जहाँ पे मकान का निर्माण ना हो। तो इस प्रकार का भूमि उपयोग होता है।
फिर आगे देख लेते हैं, इस प्रकार के अधिवासों में जो है कृषक परिवार, इस प्रकार के अधिवासों में कृषक जो परिवार अपने खेत पर ही क्या करता है, निवास करते हैं। पशुओं एवं फसलों की उचित देखरेख, उचित समय पर सिंचाई व उर्वरक प्रदान कर अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि इनका मुख्य पेशा क्या होता है, खेती है। और खेती पे ही पूरी तरह से अच्छे से ध्यान दे करके मतलब टाइम पे उसको खाद देते हैं, पानी लगाते हैं, तो इस तरह से आर्थिक ज़्यादा मात्रा में उनको आर्थिक लाभ प्रदान होता है। किंतु इन अधिवासों में जो बसे लोग समुदाय की अपेक्षा क्या है, स्व की भावना पर केंद्रीकृत हो जाता है, यानी कि यहाँ के लोगों में मेल जोल कम होता है, आप खुद को इंडिपेंडेंट ज़्यादा रखते हैं, दूसरों पर निर्भर कम रहते हैं। यानी कि समुदाय की भावना जो होती है कमज़ोर हो जाती है, और स्व यानी कि सेल्फ की भावना है वो केंद्रीकृत हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है वो। तो आप चाहें ये चित्र बना सकते हैं इस तरह से, ये दिखाया गया है कि प्रकीर्णन युक्त अधिवास। फिर आगे क्या है, प्रकीर्णन अधिवास जो है विश्व के प्रत्येक क्षेत्र यानी सभी जगह मिलते हैं तथा प्रत्येक प्रकार में भौतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विभिन्नता वाले भागों में पाए जाते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर जगह इस तरह के अधिवास मिलते हैं। पुरानी दुनिया के देशों में जैसे भारत वगैरह हो गए, पुरानी दुनिया बोलते हैं, नई दुनिया में अमेरिका वगैरह आते हैं, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका उसको नई दुनिया में शामिल किया जाता है। तो पुरानी दुनिया के देश में इस प्रकार के अधिवास जहाँ विषम धरातलीय परिस्थितियाँ, यानी कि जहाँ पर रहना बहुत कठिन है, वहाँ का धरातल बहुत ही विषम है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वन जो घने वन का क्षेत्र हो गया, इस तरह के दलदली क्षेत्र हो गया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया। तो जहाँ पे धरातलीय परिस्थितियाँ क्या हैं, विषम हैं एवं आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ेपन के परिचायक हैं, यानी कि वो बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है वो। वहाँ वहीं दूसरी ओर नई दुनिया की बात करते हैं, तो वही नई दुनिया के देश जो हैं खेत घर मतलब फार्म हाउस, तो आप फार्म हाउस से तो परिचित होंगे पहले से ही। तो नई दुनिया के देश हैं वो खेत घर आर्थिक विकास के जो हैं क्या है, प्रतीक माने जाते हैं, यानी वहाँ के जो फार्म हाउस हैं वो कहते हैं प्रतीक माने जाते हैं किसके, आर्थिक विकास के, बहुत इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होते हैं। वहाँ पर क्या है, आधुनिक सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं होती हैं, टेलीफोन है हो गया, इस तरह की सुविधाएं, इंटरनेट की सुविधा होती है, बिजली की सुविधा होती है। तो वही लिखा है, इनमें सभी आधुनिक जीवन सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। एक और जहाँ साधनहीन आदिवासी, आखेटक, वन्य वस्तु संग्राहक, पशुचारक तथा पिछड़े ढंग से जीवन निर्वाह कृषि करने वाले लोगों के बिखरे एकाकी मकान। तो इस तरह की जो वहाँ पे साधनहीनता या गरीबी को दिखाते हैं वहाँ पर। तो वही लिखा हुआ है, एकाकी मकान साधनहीनता या गरीबी के परिचायक हैं। वहीं जो नई दुनिया के में इस प्रकार के अधिवास क्या है, आर्थिक विकास के और व्यक्तिगत चेतना के तथा परंपरागत सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन यापन की लालसा तथा स्वावलंबन का प्रतिफल है। तो वहाँ के लोग बहुत ही बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो स्वावलंबन का प्रतिफल है, लालसा उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होती है, लालसा है उनको। जो नई दुनिया के देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह हो गए, तो वहाँ के जो देश हो गए, तो वहाँ पे अमेरिका में जाएंगे कभी तो वहाँ का खेत देखेंगे तो एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा खेत होता है, और वहाँ पे एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा खेत होगा, सारी काम जो होंगे मशीनों से कराए जाएंगे, और वहाँ पर दवाइयों की छिड़काव के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही आधुनिक तरीके से वहाँ पे खेती की जाती है, जिससे क्या होती है, प्रति व्यक्ति जो पैदावार होती है वो तो अधिक होती है, लेकिन प्रति एकड़ पैदावार कम होगी वहाँ पे। यानी कि प्रति एकड़ जो उत्पादकता है उसके वो कम होगी, लेकिन प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वहाँ की खास बात है। फिर वही लिखा हुआ, तीव्र ढलान, ऊबड़ खाबड़ धरातल, जल प्लवन मतलब जहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, सीमित एवं बिखरे उपजाऊ मृदा क्षेत्र तथा सीमित एवं बिखरे संसाधन प्रकीर्णन को क्या कर देते हैं, बल देती हैं। फिर ऊसर हो गया यानी बंजर, रेगिस्तानी, दलदली, पर्वतीय आदि क्षेत्रों में प्रकीर्ण अधिवासों की क्या है, प्रधानता पाई जाती है। तो हमने आपको बता भी दिया क्यों ऐसा होता है। फिर नई दुनिया के देशों में विस्तृत कृषि भूमि उपलब्धता, परिवहन व संचार सुविधाओं व सार्वजनिक सुरक्षा तथा मशीनीकृत व आधुनिक कृषि के कारण खेत घरों का क्या हुआ, विकास हुआ है। तो वहाँ पे फार्म हाउस का मतलब विकास हुआ है, तो जो नई दुनिया के देश हैं।
आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, निजी भू स्वामित्व, चकबंदी एवं सिंचाई के निजी एवं उत्तम साधनों का विकास इत्यादि परिवर्तनों ने भी क्या है, प्रकीर्णन प्रवृत्ति को क्या है, प्रोत्साहन किया है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं वो जो इस तरह के जो हैं अधिवासों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जमींदारी प्रथा का जो है समाप्त कर दिया गया है, निजी भू स्वामित्व को समाप्त किया गया, चकबंदी ये करके जो सारे खेतों को एक पास किया गया, सिंचाई के निजी साधन जैसे ट्यूबवेल व्यूबवेल का विकास किया गया, उनको लगाया गया, उत्तम साधनों का विकास किया गया, जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो मशीनीकृत किया गया। तो इस तरह से जो है एक दूसरे की जो निर्भरता होती है आपस में किसानों की, वो ख़त्म हो गई। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, लोग जो हैं अकेले करने लगे खेती, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए, यानी स्वतंत्र होकर के जो है खुद जो है खेती करने लगे। तो इस तरह क्या हुआ कि जो खेत घर हैं वो उनका जो है प्रचलन बढ़ा। तो ये क्या करेगा, अंत में क्या करेगा, प्रकीर्णन अधिवास को बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में देख लेते हैं। तो भारत में जो है उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र के जम्मू कश्मीर से लेकर के मिजोरम तक जो विषम धरातल यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है, तीव्र ढाल, शीत जलवायु यानी बहुत ठंडी होती है, वन आच्छादन, बहुत पेड़ घने लगे हुए, उपजाऊ मृदा का अभाव, परिवहन तथा संचार साधनों का विकास प्रकीर्णन अधिवासों के विकास को क्या करता है, विकास का प्रतिफल है। राजस्थान में बालुका स्तूपों की प्रचुरता, जलवायु की शुष्कता के कारण जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में प्रकीर्ण अधिवासों को बल मिला। हजारीबाग के अत्यधिक अपर्दित पठार व अनुपजाऊ मृदा तथा अवैज्ञानिक कृषि के कारण इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी ऐसे अधिवास अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ कहाँ पे वितरण है इस तरह के अधिवासों का। तो वितरण तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वितरण ही तो भूगोल है। तो इस तरह से आप अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा और जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ये बहुत बड़ा हो गया है टॉपिक। लेकिन वो तो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, छोटा क्वेश्चन आएगा लिखने का तो छोटा करके लिखेंगे आप, बड़ा क्वेश्चन लिखने को आएगा तो बड़ा करके लिखेंगे। तो उसको छोटा करना और ये सब चीज़ों को करना आपको आना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी ऑप्शनल का अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8860558530। तो इस पर चाहे व्हाट्सअप कर लो, चाहे कॉल कर लो, और ज्योग्राफी के पेड ग्रुप से संबंधित कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।